जी हाँ दोस्तों, छात्रों, शिक्षा प्रेमियों, आज विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान एक नया वीडियो सीरीज जारी करने का फैसला किया है, जिसके आधार पर हम लोगों का यह सामूहिक प्रयास रहेगा कि अक्सर 9th 10th के बच्चे मैथ से, साइंस से बहुत डरा करते हैं। हम लोगों का ऐसा प्रयास रहेगा कि एक एक टॉपिक को इस तरह से समझाया जाए कि आपको कहीं निजी पढ़ाई या किसी अन्य कोचिंग संस्थान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े और आप घर बैठे ही एक एक टॉपिक को अच्छी तरह समझ के और अपना सिलेबस आप पूरा कर सकते हैं और दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग आज कुछ संख्या परिवार के बारे में, जो 9th क्लास के लिए भी ज़रूरी है और 10th क्लास के लिए भी ज़रूरी है, और ये बेस तो सीखना चाहिए बहुत पूर्व के ही क्लासों में, लेकिन कुछ छात्र लापरवाही के कारण 10th में आने के बाद वो ध्यान बढ़ाते हैं और पहले से उनका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, कमज़ोरी रह जाती है, जिसके चलते उनका 10th क्लास में रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। अतः हमारा प्रयास है कि पूर्व की कमज़ोरियों को दूर करते हुए और इस विषय वस्तु पर आएँ और 9th 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि विषयों को एक सिलसिलेवार ढंग से समझाने का, बताने का प्रयास करें। तो आइए हम सबसे पहले संख्या परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग बहुत बाल्यकाल से ही, बचपन से ही संख्याओं के बारे में जानते हैं, जो सबसे पहले हम लोगों को सिखाया गया होगा, सिखाया जाता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इन सबों का एक अलग अलग परिवार होता है। तो 9th या 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इस पर डायरेक्ट न आते हुए हम प्राकृत संख्या से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या परिवार को हम संख्याएं कहेंगे, नेचुरल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। इसे हम प्राकृत संख्या के परिवार में लेते हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, जिसे आप होल नंबर के नाम से जानते हैं। प्राकृत संख्याओं के परिवार में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो जो नया परिवार हमें प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। 0 अभी तक की जानकारी के आधार पर केवल पूर्ण है, प्राकृत नहीं है। जबकि 1 2 3 4 इत्यादि आगे हम जहाँ तक जा सकें, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, उसे हम प्राकृत कहें तो भी ठीक है, पूर्ण कहें तो भी ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में सोचते हैं, जानना चाहते हैं, जिसको कि आप इंटीजर के नाम से जानते होंगे। इंटीजर्स, इसमें क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्ण संख्याओं का धनात्मक रूप और ऋणात्मक रूप, दोनों रूप के सम्मिलित परिवार को हम इंटीजर के नाम से, यानी पूर्णांक संख्याओं के नाम से जानते हैं। 0 1 -1 2 -2 3 -3 डॉट 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 आप इन्फिनिटी तक
जाते हैं। लेकिन इन संख्याओं को एक विशेष रूप से संख्या रेखा पर दर्शाना चाहिए और लिखना चाहिए। इस तरह प्लस माइनस का मिला जुला रूप नहीं लिखना चाहिए। इसके लिए आप एक नंबर लाइन बनाइए, 0 एक मिडिल में रखिए और दाईं ओर हम इसे पॉजिटिव जितने भी हैं रूप संख्याएं उन्हें रखिए और बाईं ओर आप इसी तरह बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक निगेटिव में जाइए और दाईं ओर आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव में जाइए। ये पूर्णांक संख्याओं को दर्शाने का सही तरीका है। वैसे काम चलाने के लिए हम यदि इस रूप में भी लिखते हैं तो कहीं कोई गलत नहीं होगा। पूर्णांक संख्याओं के बाद आप सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जैसे सम संख्या, इवन नंबर्स, विषम संख्या, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी होता है। इवन नंबर, अब इसमें भी हमें ये सोचना है कि इवन नंबर हम प्राकृत के परिवार में खोजें या पूर्ण के परिवार में खोजें या पूर्णांक के परिवार में खोजें। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं उन्हें आप 2m के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां m कोई प्राकृत या पूर्ण या पूर्णांक हो सकता है। m के स्थान पर हम प्राकृत, पूर्ण या पूर्णांक रख सकते हैं। तब फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम m के स्थान पर पूर्णांक संख्या के परिवार से कोई सदस्य लेके रखें तो पॉजिटिव लेंगे तो उसे धनात्मक पूर्णांक में सम रखेंगे। धनात्मक सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 इत्यादि, क्योंकि इन्हें हम 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 ... इस तरह से हम इन्हें दर्शा सकते हैं। इसे गौर से देखा जाए 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं या अंक जो आ रहे हैं वो इन्हीं तीनों में से किसी एक परिवार का सदस्य है और 2 सब में कॉमन है, इसलिए हम इन्हें 2m कहते हैं, जहां m कोई ये प्राकृत या पूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम ऋणात्मक सम संख्या की बात करें तो क्या होगा? -2, -4, -6, -8 इत्यादि। -2 को हम 2 into -1, -4 को हम 2 into -2, -6 को हम 2 into -3 इस तरह से दर्शा सकते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? प्रत्येक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड में 2 शामिल है, बाकी -1, -2, -3 जो है यह पूर्णांक संख्याओं में से ही लिया गया है जो ऋणात्मक रूप में है, इसलिए हम इन्हें ऋणात्मक सम संख्या के नाम से जानते हैं। ये अब तक हम लोग सम संख्याओं के बारे में जाने। अब हम विषम संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। विषम संख्याएं जिन्हें हम तीसरी चौथी क्लास से ही जानते हैं, इस क्लास में आने के बाद इसे थोड़ा और डिटेल से जानना है। पिछले क्लासों में हम ये जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो
2 से पूर्णतया विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ हम सीखेंगे ऐसी संख्याएं जिनका व्यापक रूप 2m+1 या 2m-1 के रूप का होता है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब गौर से देखा जाए, अगर q एक विषम संख्या है तो उसे हम 2m+1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 को लिख सकते हैं 2 × 0 + 1, 3 को लिख सकते हैं 2 × 1 + 1, 5 को लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। इसी तरह आगे हम बढ़ सकते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 हर एक में कॉमन है और ये 0, 1, 2 m के स्थान पर आया है, जिस m के बारे हम पहले ही जान चुके हैं कि वह इन तीनों में से किसी भी परिवार का सदस्य हो सकता है। केवल ध्यान ये रखना है धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक तक अगर हम सीमित हैं तो m के स्थान पर प्राकृत या पूर्ण के परिवार का कोई सदस्य होगा, और ऋणात्मक में जाते हैं तो पूर्णांक संख्याओं में 0 के बाईं ओर की कोई संख्या हो सकती है। यानी विषम संख्या का अब हम लोग परिभाषा इस तरह से बोलेंगे, हालांकि वो परिभाषा भी ठीक है कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। और अब ये भी याद रखना है, जिनका व्यापक रूप 2m+1 या 2m-1 के रूप का है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब आगे हम अभाज्य संख्या की दुनिया में चलना चाहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अभाज्य, माने नहीं, अभाज्य माने भाग लगे। यह एक साधारण अर्थ हुआ। इसका पूरा इस तरह हम डिटेल कर सकते हैं, जिन संख्याओं में एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। भाग नहीं, इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं, पूरा भाग नहीं लगे। यह एक साधारण अर्थ में हम लोग अभाज्य संख्या ले सकते हैं। 1 से तो किसी भी संख्या में भाग लग जाता है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। और प्रत्येक संख्या स्वयं से भी पूरी तरह विभाजित होती है, इसीलिए इन दोनों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं दिया जाता है। दूसरे अर्थों में हम अभाज्य संख्या को समझने के लिए अपवर्तक या गुणनखंड समझेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं गुणनखंड कैसे किसी संख्या का लिखा जाता है, ये 4वीं 5वीं कक्षा में ही अच्छी तरह से पढ़ा दी जाती है। गुणनखंड, अपवर्तक, अपवर्त्य, गुणज, ये सारी बातें जिस समय आप LCM SCF सीखने का प्रयास करते हैं उसी समय से ये गुणनखंड या अपवर्तक पढ़ते हैं।
अपवर्तक का क्या मतलब होता है? अपवर्तक, फैक्टर, इसको हम अपनी सरल भाषा में कहेंगे भाग लगाने वाला। जैसे कि 1 का देखिए, 1 में केवल 1 से भाग लगेगा, 2 में 1 से और 2 से भाग लगेगा, 3 में 1 और 3 से भाग लगेगा, 4 में 1, 2, 4 से भाग लगेगा, 5 में 1 और 5 से भाग लगेगा, 6 में 1, 2, 3, 6। इस तरह हम सारी संख्याओं का अपवर्तक लिख सकते हैं। अब गौर से देखा जाए, 2 का अपवर्तक केवल 2, 3 का केवल 2, 5 का केवल 2, लेकिन 4 में 1, 2, 3, 6 में 1, 2, 3, 4। यानी इस तरह हम सारी संख्याओं का जहाँ तक हम लिखना चाहें, यदि हम अपवर्तक लिखें तो इसमें बहुत सारी ऐसा, मान लेते हैं हम 100 तक का ही लिखते हैं, तो इसमें आप देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... इस तरह ये सारी संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, यानी एक और स्वयं, एक स्वयं, एक स्वयं। इसलिए इन सारी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं, जिसमें पहला अपवर्तक 1 होता है और दूसरा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह ये प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम और अभाज्य, इन संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। अब हम आगे चलते हैं, परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। रेशनल नंबर जिन्हें कहा जाता है परिमेय, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा नंबर लाइन को एक बार और याद कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। इसमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख लें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि हम एक संख्या 3 का चुनाव करें और एक -2 का चुनाव करें तो क्या होगा, 3/-2। या हम एक 2 का चुनाव करें और एक -3 का चुनाव करें तो 2/-3। इस तरह से हम कोई भी संख्या चुनाव करके उन्हें हम भिन्न के रूप में लिख लें तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिन्हें हम 7वां क्लास से ही इस रूप में जानते आए हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। हमारा इसमें प्रयास रहेगा कि हम P और Q पर ही आश्रित न रहें। हम इसे A/B के रूप में बोलेंगे, A/B ही काहे बोलेंगे, हम इसे M/N भी कह सकते हैं। लेकिन
ज़्यादा प्रचलित है P/Q। इसमें आगे शर्त क्या है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त क्यों है? क्योंकि अभी अभी बताया गया कि इस पूर्णांक संख्या के परिवार में से किन्हीं दो संख्याओं का चुनाव करके हम उसे भिन्न के रूप में लिख लें। तो हमने लिख लिया। हो सकता है आपकी इच्छा है कि हम P की जगह पर 1 को चुनें और Q की जगह पर 0 को चुनें। तब क्या 1/0 को हम परिमेय कहेंगे? तो यहाँ शर्त कहता है Q की जगह पर 0 को हम नहीं चुन सकते हैं। क्यों नहीं चुन सकते हैं? तो समथिंग बाय 0 इजकल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है अपरिभाषित। तो जब इसके बारे में कुछ हम सही सही बता ही नहीं सकते हैं कि ये कितना होता है, क्या होता है, इसलिए हम लोग Q के स्थान पर 0 नहीं रखते हैं। हाँ, P की जगह पर हम 0 रख सकते हैं। P/Q 0/1 ठीक है, 0/-1 ठीक है, 0/5 इत्यादि सब ठीक है। लेकिन 1/0, 2/0 या -3/0 हम इन्हें परिमेय संख्याओं के परिवार से बाहर रखेंगे, क्योंकि इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना, फिर अगले क्लास में अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इत्यादि। धन्यवाद।